नजरों के सामने प्रकट करेंगे। और आज का बच्चों टाइटल तो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख ही रहा है, तो हम चलिए सबसे पहले स्वागत भी कर दे सभी बच्चों का, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस चैप्टर के सवाल को बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट की आवश्यकता होगी बच्चों, है ना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट और कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले चलिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट और कॉन्सेप्ट है बच्चों, तो आप ना जाने हो, है ना, आपको पता है इसके रिजल्ट्स के बारे में बच्चों, आपको ज्यादा दिक्कत तो है नहीं। आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, इसी को हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। तो भाई कोई भी लीनियर इक्वेशन ना, पहले बात तो आपको समझना है कि लीनियर इक्वेशन का जो रूप होता है ना, लीनियर इक्वेशन, है ना, लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लाइन। लीनियर इक्वेशन वो भी कैसा, टू वेरिएबल, है ना। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब आप जो कभी ए एक्स प्लस बी वाई b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 लिखते हो, तो ठीक है भाई, ये एक इक्वेशन तो है ही है, और वो भी आपका टू वेरिएबल भी इसमें है, वो भी हम मानते हैं। ये एक इक्वेशन है, टू वेरिएबल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये एक लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। कैसा लाइन है, कर्व लाइन नहीं है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये बात आप जानते हो भाई। कोई भी लीनियर इक्वेशन, तो सबसे पहली बात, जो लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म, है ना, वो हमेशा बच्चों ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये है आपका लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। समझ में आ रही है बात। अब जनरल फॉर्म में बच्चों अगर आपका कभी x 0 हो गया तो वेरिएबल, सॉरी a 0 हो गया तो आपका इसमें एक ही वेरिएबल हो जाएगा, या फिर बच्चों b 0 हो गया तो भी आपका एक ही वेरिएबल हो गया। तो हो सकता है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई 0 हो सकता है या कोई 0 नहीं होगा, है ना। तो अब हम लोग सिंपल बात समझिए, गौर फरमा करके, पूरे चैप्टर का थीम कि भाई आप ना, आपको एक लाइन का इक्वेशन होगा, ये तो हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, और लीनियर इक्वेशन एक लाइन का इक्वेशन होगा, ऐसा मान के चल लेते हैं। ये हो गया हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक लाइन होगा। और एक और लाइन अगर इसको काटेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2, तभी ना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, हाँ या ना। जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तभी ना x की जगह पे कुछ होगा, तो यहां से हम लोग देख लेंगे x और यहां से देख लेंगे हम लोग y, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अब मान के चलिए कभी आपके जीवन में एक लाइन ऐसे दे दिया और दूसरा लाइन भी ऐसे दे दिया, तो दोनों लाइन तो कहीं कट ही नहीं रहा है, दोनों लाइन कहीं कट ही नहीं रहा है, तो सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, सिंपल सी बात, कि हम आपको अगर ऐसा दे दे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू हम आपको दे दिए 2, तो आप समझ गए ना कि यह दोनों लाइन सर कटेगा तभी x और y का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, तभी x और y का वैल्यू हम लोग निकाल सकते थे। तो आपको कुछ याद आया कि भाई a1 a2 b1 b2 c1 c2 के बारे में हम लोग कुछ बातें करते थे, याद आया कि नहीं, मोहित बताओ। यस सर, यस सर। तो ये इक्वेशन सॉल्विंग एग्जिस्ट ही तभी करेगा जब लाइन कैसा होगा, लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, ऐसे समझना है। और हमेशा स्ट्रेट लाइन, हमेशा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक लाइन का ग्राफ होता है बच्चों, राइट है। तो आप ना देखे होंगे कि आपको टोटल 3 ही प्रकार के लाइनों का दर्शन करना पड़ा होगा, टोटल 3 ही प्रकार का लाइन होगा बच्चों, है ना। कैसा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, है ना। नेचर ऑफ टू लाइन, ये भी हम आपको बता देते हैं कि पूरे 2D प्लेन में, है ना, ये टाइटल आप लिख लो भाई, 2D प्लेन में आपको 3 ही प्रकार के लाइन दिखाई देंगे। नेचर ऑफ टू लाइन, टू स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी बात नहीं होगी, कोई चौथी बात नहीं होगी। पहला नंबर, है ना, कि लाइन ना बच्चों इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा दो लाइन के साथ, है ना, एक लाइन ऐसा एक लाइन ऐसा, एक बात ये हो सकता है। दूसरा बात लाइन हो सकता है आपका पैरेलल होगा, तो ऐसा कुछ ऐसा,
और तीसरा बात होगा कॉन्साइड करेगा वो लाइन उसी पे होगा जिसको हम लोग कॉन्सिडेंट कहते हैं, है ना। तीसरा हो गया बच्चों आपका ये लाइन है ब्लू वाला, और इसी पे एक लाइन और होगा येलो वाला कर देते हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं। अब बताइए इसके अलावा कोई चौथा बात होगी, चौथा केस हो सकता है एक प्लेन में? नहीं हो सकता है बच्चों चौथा बात, आप समझ रहे हैं? हाँ या ना? यस सर। और भाई आप ये समझ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, या इसका हम आपको ग्राफ बना दे? तो ग्राफ बनाने से बच्चों बहुत आसान बात की, आप हाँ समझते हो सर, कि यस सर समझ रहे हैं। एक ही लाइन हम लोगों का होगा। जब आप समझिए पूरे मुद्दों की कहानी, जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगा बच्चों, लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, क्या आपको पता है? तब मैथमेटिकल कंडीशन में Yes, दोनों sir. इक्वेशन जो है a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 होगा, और सॉल्यूशन जो होगा वह यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब पैरेलल होगा तब बच्चों a1 a2 बराबर हो जाएगा b1 b2 के, और c1 c2 के बराबर नहीं होगा, तब आप लोग कहोगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये लाइन कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। और जब ऐसा होगा कि वो लाइन उसी पे होगा तो तीनों का तीनों रेशियो बराबर होगा, और देखा जाए तो ये ब्लू वाला लाइन और येलो वाले लाइन अनेकों जगह पे बच्चों कट करते हैं, है ना। तब हम लोग कहेंगे कि इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बस फॉर्मूला के नाम पे बच्चों यही चिल्लर बात। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करने का नहीं नहीं तो आपके पास कितने तरीके, कोई बताएगा हमें कितने तरीके? सर 4। चार, है ना। वो भी सही है भाई, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफ। और अगले क्लास में आपको एक और तरीका मिल जाएगा मैट्रिक्स, फिर अगले क्लास में आपको एक और तरीका मिल जाएगा। धीरे धीरे आप लाइन को इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका समझोगे और आपका तरीका बढ़ते चला जाएगा। तो ओवरऑल बच्चों, है ना, ओवरऑल मुद्दे की बात बहुत कम है इस चैप्टर में, फॉर्मूला के नाम पे कुछ नहीं है भगवान के कृपा से, है ना। तो जो भी है बच्चों, है ना। अच्छा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में भी हम लोग जरा आपको बता दें। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड का यूज करता है बच्चों, है ना, ये एक प्रकार का वर्ड है जिसको ये यूज करता है। तो हम आपको बता दें कि ये जो अगर आपका हो गया लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, समझिएगा, लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो हम लोग इसको कैसा कहेंगे? कंसिस्टेंट कहेंगे, है ना। और बच्चों अगर आपका लाइन पैरेलल हो गया तो इनकंसिस्टेंट हो गया, ये लिख लीजिए फॉर्मूला के नाम पे, टोटल बातें इतनी ही। और अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया, लाइन यानी कि लाइन कॉन्साइड कर गया, तो ये कंसिस्टेंट हो गया। राइट है, ये दो बात यादें रहेंगी आपको। तो अगर आपको इतना बात याद रहता है तो हम लोग अब डायरेक्ट चलते हैं कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, है ना बच्चों, और शॉर्ट टाइप का आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसको कैसे बनाएंगे बिना समय बर्बाद किए हुए। जल्दी से आइए, है ना। पहला बात, सबसे पहले बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, जो कि आपको पता है बहुत अच्छे से 1 मार्क्स का होता है ना। आइए इसके प्रश्नों को जरा आप एक बार डिस्कस कर लीजिए। बताइए क्या कीजिएगा? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना इज, कौन सा टिक कीजिएगा? देखिए कंसिस्टेंट दो प्रकार का होगा, है ना, एक वन सॉल्यूशन के साथ और एक नो सॉल्यूशन के साथ। एक इनफाइनाइटली मेनी, यानी कि सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट है। क्लियर है बात युवराज? हाँ सर, हाँ सर, क्लियर है सर। देखो बताइए ABCD कौन करेक्ट ऑप्शन है? आपके पास भी पेन है बच्चों, ऐसे करके आप गोला लगा सकते हो जूम पे, है ना, आपको पता होना चाहिए। आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आपको गोला मिलेगा, तो ऐसे करके आप गोला लगा सकते हो। सर ये आंसर हो गया,
या आप ये लगा सकते हो सर ये आंसर हो गया, या आप ऐसे बोल सकते हो सर ये हो गया, या ऐसे ये हो गया। और उसके बाद क्लियर ड्राइंग को कर क्लिक करके सबको आप हटा भी सकते हो। सर इनकॉन्सिस्टेंट सर। वेरी गुड। इनकंसिस्टेंट के लिए आपको सबसे पहले बच्चों A1 A2 है ना, B1 B2 और C1 C2 वाला पॉइंट को चेक करना चाहिए, हाँ है ना। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दें या ऐसे ही रहने दें? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब ऐसी बात, ये A1x प्लस B1y है ना प्लस C1 इज इक्वल टू 0 के रूप में ला दें, ऐसे ही छोड़ दें। तो आप कहोगे सर ला भी दो तो ज्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लिए, तो ये हो गया हमारा 9x प्लस का बच्चों 10y इज इक्वल टू 7। तो वी कैन राइट 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42 पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन बच्चों 9x प्लस का 10y इज इक्वल टू 14 है ना। अब आपको यहां देख करके लग गया होगा कि A1 A2 बराबर है B1 B2 के, बट C1 C2 के बराबर नहीं है, यानी कि लाइन पैरेलल है। लाइन पैरेलल है यानी कि नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है यानी कि इनकंसिस्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। केवल और केवल थ्योरी की बात है ना। ये आप कैसे जान गए सर? जी A1 A2 अपॉन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो भाई हमने डिवाइड लगाया, इसको जाना, फिर हमने इसको जाना, फिर हमने इसको जाना, तो भाई ये दोनों तो बराबर मिल गया है ना, लेकिन ये कुछ और आ गया था, तो इसीलिए हम बोल दिए ये बराबर और ये कुछ और। ओके, पहला क्वेश्चन डन बच्चों। दूसरा बनाइए। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना रिप्रेजेंट टू लाइन विच आर, बताइए कैसा, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली टू पॉइंट, या कोइंसाइडेड है ना, या पैरेलल बच्चों? intersecting at exactly one point. ओके, बहुत तरीका, तरीका तो बहुत है बच्चों। इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट नहीं मुन्ना, हमको लग रहा है आप गलत कर गए। पैरेलल होगा सर, तब पैरेलल होगा सर, पैरेलल यस होगा, सर पैरेलल पैरेलल होगा। सर ओके पैरेलल। ओके, अब सही है। तो आप ना बच्चों इसको बनाने का अनेकों तरीका, कैसे आप बनाए, इक्वेशन सॉल्व किए, या ग्राफ बनाए, या आप फिर रूल से पता किए। A1 अपॉन A2 निकाले, फिर B1 अपॉन B2 निकाले, फिर C1 अपॉन C2 निकाले, तो ये आ गया आपका 6/2, ये आ गया आपका -3/-1, और ये आ गया आपका 10/9। तो ये हो गया बच्चों आपका 3, ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 10/9। तो यहां से आप बोल सकते हो A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, और नहीं बराबर है C1 अपॉन C2 के, और ये तो पैरेलल का केस होता है। अगला, एक सेकेंड म्यूट ही रहिएगा, पानी पी के आ रहे हैं, मैसेज कर सकते हैं। वेरी गुड, सब बच्चा कमेंट कर दिया। क्या है बच्चों क्वेश्चन, एक बार हम आपके लिए फिर से पढ़ लेते हैं, है ना। युवराज बोला है D इज इक्वल टू 2, ओके, मतलब ऑप्शन डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी विच इज 2, है ना। द वैल्यू ऑफ k विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना इतना हैज नो सॉल्यूशन। अब मेरे भाई हमको वही बात फिर से याद रखना होगा कि सर नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होना चाहिए, ये अपॉन ये इज नॉट इक्वल टू ये अपॉन ये, यही ना नो सॉल्यूशन के लिए। बोलिए बच्चों, यही बात, यही एक्सप्लेनेशन आपका। यस सर यस सर। तो अब इस पे आप उस चीजों को बैठा दोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, है ना, कि नो सॉल्यूशन के लिए सर क्या होना चाहिए। तो आइए हम लोग इसमें सब चीजों को डाल देते हैं फटाक है ना। 1/2 इज इक्वल टू B1 यानी कि 1 अपॉन k
इज नॉट इक्वल टू बच्चों C1 के जगह पे 3/0। ये तो वैसे भी इक्वल नहीं है ना, तो हम लोग बात भी नहीं करते हैं, बात केवल यहां से करना है, तो k इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर। वेरी गुड। 3 अपॉन सर 4 होना सर, और 0 हो गया। ओके, हमें तो बस k निकालना था, तो k तो हमें यही दोनों रिजल्ट दे गया, तीसरा से तो मतलब ही नहीं निकला। k इज इक्वल टू निकालना था, क्या होगा? अगला प्रश्न, द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना इतना हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन 0,0। ये 0,0 का मतलब समझ में आता है बच्चों। 0,0 का मतलब हो गया x बराबर 0 और y बराबर 0। और ये दो इक्वेशन है, आपको पता है और ना, ये दो इक्वेशन है ना, ये दो इक्वेशन है। यस सर, कैसे? हम बोले भाई देखो, a1 तो बच्चों आपका 1 है, लेकिन b1 वाला टर्म गायब है, और c1 तो है ही नहीं पहले इक्वेशन से। इस इक्वेशन से a2 वाला टर्म तो बच्चों 1 है, b2 वाला टर्म आपका 0 है, और c2 वाला टर्म आपका बच्चों 4 ही लिखो या -4 लिखो, बात बराबर है ना। तो फिर हम लोग वही डिवाइड वाला काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, a1/a2 आ गया हमारे पास 1/1, b1/b2 आ गया हमारे पास 0/0, और c1/c2 आ गया हमारे पास 0/4। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और ऐसा जब होता है तो दुनिया वाला चिल्ला चिल्ला के कहता है यूनिक सॉल्यूशन। ओके है बच्चों, कोई दिक्कत? केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा। अच्छा, अब एक सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन बच्चों क्या एक सॉल्यूशन होगा तो क्या वह 0,0 होगा? ये भी अब अपना देखिए, पहला नहीं बात तो सर, नहीं। नो सॉल्यूशन कट कर दी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कट कर दिए। अब दोनों हमारा ऑप्शन बचा हुआ है, तो क्या 0,0 होगा? नहीं सर, ए होगा सर, ए। तो केवल और केवल ए इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। 0,0 नहीं है। 0,0 का मतलब ओरिजिन, ओरिजिन पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा नहीं। अब x इक्वल टू 0 का लाइन हम आपको बता देते हैं, x इज इक्वल टू 4 -4 का लाइन। -4 कह रहा है भाई कुछ भी हो हम तो -4 ही होंगे, है ना। y कह रहा है भाई कुछ भी हो हम तो -4 ही होंगे, तो ये लाइन ये हो गया, और 0 वाला लाइन ये हो गया। अच्छा, दोनों एक ही कलर है तो आपका मैच कर गया, तो -4 का लाइन ये हो गया और ये लाइन ये हो गया। दोनों बच्चों y x इज इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, x इक्वल टू 0 वाला लाइन, y कुछ भी, x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4। नो सॉल्यूशन होगा बच्चों। ग्राफिकली देखो, ग्राफ सही बनाए हम, नो सॉल्यूशन, है ना। ये इसका ग्राफ है, ये x इक्वल टू 0 का लाइन है, और ये x इज इक्वल टू 4 का लाइन है, -4 का। क्योंकि 0/0 गजब की बातें उठी ना। 0/0 इनफाइनाइट नहीं होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। और आप लोग अभी लिमिट का वीडियो अपलोड हो रहा है, अगर आप वो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है ना। इनडिटरमिनेट तो इनडिटरमिनेट ही होता है, राइट है बच्चों। इनडिटरमिनेट जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि बराबर है या नहीं है? वी कांट से। आई बात समझ में आपको ये बात? हाँ ना। प्रतीक, एक सेकंड रुक जाइए। क्या आप समझे बच्चों, हाँ या ना? हाँ या ना, समझे कि नहीं समझे? एक सेकेंड, एक मैसेज करना अनिवार्य है अभी।
आप नहीं समझे तो हमें बताओ। हेलो सर। हाँ मोहित, बोलिए, समझे? सर एक बार और हल्का बता दीजिए। ओके, देखिए पहली बात, आप में से हर एक बच्चा इस इक्वेशन को देख करके A1 A2 B1 B2 करता, हाँ या ना? करते हैं, बिल्कुल आप करते हैं। यस सर, हम भी करते सर, है ना? तो अब जरा देखिए कि जैसे ही आप A1 अपॉन A2 निकाले, B1 अपॉन B2 निकाले, C1 अपॉन C2 निकाले, तो भाई A1 अपॉन A2 में कोई दिक्कत नहीं। B1 अपॉन B2 जो आया वो गजब चीज आया, जिसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। मोहित समझना, बातों की डेप्थ को समझना है, बेसिक क्वेश्चन। लेकिन अगर कोई बच्चा ये मेथड पकड़ा तो गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हैं? तो भाई ये जो चीज नहीं निकाला जा सकता है, जो चीज इनडिटरमाइन है, उसको हम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं या किसी के बराबर है या किसी के बराबर नहीं है? ओके और नॉट? यस सर। है ना? तो हम लोग ऐसा लिख दिए झटाक से, लेकिन बच्चे ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि 0/0 आ गया। ऐसा नंबर के साथ बोलते हैं। ये इनफाइनाइट नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर नहीं है। इमेजिनरी नंबर रूट के अंदर -1 भी नहीं है, ये इनफाइनाइट भी नहीं है, ये नॉट डिफाइंड भी नहीं है। ये है एक अलग चीज, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लिमिट में बच्चों इसकी चर्चा होती है। और ऐसा टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्लियर हुआ? टोटल बच्चों 7 है, जो आपको आगे हम पढ़ाएंगे, है ना? तो भाई इनडिटर्मिनेट टर्म जो है उसको हम लोग किसी चीज के बराबर है या नहीं है वो नहीं बोल सकते। इसीलिए यहाँ पे इस मेथड में आप लिख देना वी कांट से, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। तो फिर सर इसका राइट सॉल्यूशन क्या होगा? तो राइट सॉल्यूशन के लिए बच्चों हमको इसका ग्राफ बनाना होगा, ग्राफिकली गुजरना होगा, है ना? तो ग्राफिकली गुजरने के लिए आपको सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की आवश्यकता है। अब ग्राफ बनाने के लिए आप बताओ भाई हमें, x इक्वल टू 0 का लाइन एक्स एक्सिस को कहते हैं वाई या वाई एक्सिस को? जहां पे y कुछ भी रखो x तो 0 ही होगा। तो ये है आपका x इक्वल टू 0 का लाइन, और x इक्वल टू -4 का लाइन ये है -4 पे। समझ रहे हैं? हाँ या ना? हाँ, अभी क्लास ले रहे हैं भैया, आधे घंटे में करते हैं, है ना बच्चों? तो हम लोग यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है। अच्छा, नेटवर्क अनस्टेबल। हेलो बच्चों, आवाज है? यस सर, यस सर। तो कुछ देर के लिए नेटवर्क कटा होगा। तो भाई मेरे ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन है तो सर नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ही नहीं, है ना? नो सॉल्यूशन इज करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? ये भी इनकरेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन, डेप्थ में गए तो मजा आ गया। वही तो हम सोचे हल्के हल्के में हम देख रहे थे बच्चों, इसको ऊपर ऊपर हम गुजार रहे हैं, इसलिए हम भी नो सॉल्यूशन करके आगे बढ़ गए। आइए इसको बढ़िए जरा। यही कुछ कुछ बातें जो आपको परेशान कर सकती थी उसको हम उठा रहे हैं बच्चों, है ना? बताइए इसके बारे में क्या ख्याल है? तुम समझ रहे हो आलोक? आलोक को तो नहीं समझ में आ रहा होगा, क्या आ रहा है आलोक? फॉर यस सर, ऑल आ रहा है रियल थोड़ा। वैल्यू, वेरी गुड, इसको बनाइए। फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ सी, पेयर ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना हैव यूनिक सॉल्यूशन। जस्टिफाई। अब बच्चों ये आ गया शॉर्ट टाइप, जिसमें आपको रीजन देना होगा। तो सबसे पहली बात, दोनों इक्वेशन को आप ना अपने नजरों के सामने लाओगे और दोनों इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करोगे। वो क्या जानकारी है सर? वो कैसे करते हैं जानकारी इकट्ठा का काम?
सर फॉल्स। ये लिख दिया हम पहला इक्वेशन, और ये लिख दिया हम दूसरा इक्वेशन, है ना। फॉर ऑल रियल वैल्यू पेयर ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए बच्चों कंडीशन क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है सर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। उससे c1 अपॉन c2 को कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे सर हम जरा चेक कर ले कि a1 अपॉन a2 जो है हमारा 1/5 आ गया, और b1 अपॉन b2 जो है सर हमारा वो -2 अपॉन -10 डेट इज इक्वल टू 1/5 आ गया। माइनस माइनस कट करके 1/5 बन गया। तो ओवरऑल सर यहाँ पे तो बराबर हो गया। यस, तो सर बराबर हो गया, तो पहली बात तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा नहीं, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब जस्टिफाई करना है तो आप नहीं बता दोगे, है ना, बिकॉज बच्चों ग्राफ बना के दिखा दोगे, ये दिखा दोगे, ये कंडीशन वो कंडीशन, बहुत सारी बातें। ओके युवराज, हाँ सर, यस सर। अब आते हैं शॉर्ट आंसर जस्टिफाई 5 मार्क्स के। जरा बताइए के का वैल्यू बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन का बच्चों दबदबा रहता है। इक्वेशन सॉल्विंग तो एक आता है 5 मार्क्स में, लेकिन मेन मुद्दा तो इधर ही फंसाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वन होगा सर। हाँ, यूनिक One. सॉल्यूशन। k is not equal to 1 सर। यूनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन के लिए सर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो भाई यस यस, वेरी गुड। तो k1 k नॉट इक्वल टू 6/6 कट करके आ गया 1, तो k नॉट इक्वल टू 1 इज योर आंसर बच्चों। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k? तो k नॉट इक्वल टू 1 आंसर। बताइए। प्यारा प्रश्न है, बनाओगे आप ही, हमको पता है। The larger of two supplementary angle exceeded the smaller by 18 degree. Find the angle. तो भाई आप ना एंगल एज्यूम कर लो। पहला बात, लार्जर एंगल की बात कर रहा है और स्मॉलर की, तो बच्चों हम लोग स्मॉलर एंगल को x मान लेते हैं। सर 89 और 99 सर। स्मॉलर देखते हैं बाबू, स्मॉलर एंगल x डिग्री हो गया, और लार्जर जो हो गया बच्चों वो आपका y डिग्री हो गया। स्मॉलर x डिग्री और लार्जर y डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सीडेड बाई 18, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू x प्लस 81 और 99 सर। 81 और कितना लिख 99 सकते मेरा हैं? पहली बात 81 और बताइए। 99 आ रहा है सर। ओके, पहली बात ये सही 81 और लिखें, 99 आ रहा y इज इक्वल टू x Yes, sir. प्लस 18 सही लिखें। है। 18 ओके, पहली बात। और दूसरी बात बच्चों, पहला इक्वेशन डन, दूसरा इक्वेशन दोनों सप्लीमेंट्री डिग्री है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 लिखना पड़ेगा। पहला इक्वेशन को और खूबसूरत बना दे हम तो ऐसे दिखा देंगे, और दूसरा इक्वेशन तो है ही है बच्चों अपने पास 180। झट झट दोनों को जोड़ देते हैं, इससे ये खत्म, और ये हो गया 2y, और इधर वाले को अगर हम लोग जोड़ देंगे 180 में 18, है ना, तो अपने पास आ गया 198। 198 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड लगा देंगे तो कितना आ गया जितना आप बोल रहे हैं? 99 सर। 99, वेरी गुड। और पुट कर दीजिए कहीं पे भी, x निकल जाएगा फटुक से। तो x इज इक्वल टू बच्चों आई थिंक कितना आना चाहिए? 81। 81 डन। हाँ सर। ये दोनों एंगल हो गया बच्चों। तो आपको दिख गया लार्जर एंगल आज भी लार्जर है और स्मॉलर आज भी स्मॉलर है। क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना है ढंग से, इक्वेशन बनाना है आपको, जो जानकारी इकट्ठा है दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स वाई का वैल्यू बता करके आंसर को आगे बढ़ जाना है। लिखिए अगला नंबर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, बच्चों ये चैट डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कंडीशन बताएं आपको,
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हर एक छोटी बातें बड़ी बातें आपको पता है। आप क्या करोगे बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में? सब बराबर, सब बराबर। 7 सर 7। केस वाइज तीनों हाँ केस शो कर देंगे सर, है ना? यस, केस 1 में A1 A1 A2 by is equal to B1 upon equal B2 is equal to C1 upon C2 फॉर बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना? तो हमारे पास आ गया 2 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल टू बच्चों 7 अपॉन 3k, है ना? अब इन दोनों को या इन दोनों k को का वैल्यू सर या इन दोनों को किसी को भी दो को सॉल्व करके आप k का वैल्यू निकाल सकते हो। हमको तो लग रहा है बच्चों फर्स्ट और लास्ट वाले को सॉल्व करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बड़ा ही प्यारा सा आएगा यहाँ से। तो ये हो गया हमारा 6k इज इक्वल टू 7k माइनस का 7, है ना? फिर 6k माइनस का 7k इज इक्वल टू माइनस का 7, फिर माइनस k इज इक्वल टू माइनस 7, तो k इज इक्वल टू चिल्ला चिल्ला के 7। सही है, आगे बढ़े। जल्दी जल्दी बच्चों, बहुत कम टाइम है अपने पास और हमको अभी ऑफलाइन भी निकलना है 10 बजे, है ना? आप लोग अपने टाइम पे डेली रहिए, पक्का रहिए, मैसेज कर करके देखो। खत्म बच्चों, 1 मिनट 33 सेकेंड में बच्चों मीटिंग खत्म। अच्छा, अब बच्चों आप लोगों का हम सुन लिए हैं कि आपका प्री बोर्ड खत्म हो गया है। तो प्री बोर्ड जैसे ही आपका खत्म हो गया बच्चों, तो आपको डीपीपी भी मिलेगा, है ना? जिसमें आपको 10 से 5 क्वेश्चन या बहुत से बहुत तो 15 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। और बाकी आपको मैथ्स में कुछ नहीं करना है, आपको साइंस, एसएसटी, हिंदी और संस्कृत और कंप्यूटर में अपने को करते रहना है। याद रखिएगा, मैथ्स का जिम्मा मेरा, है ना? हम कैसे कराएंगे, कब कराएंगे, कितना कराएंगे, ये हमको पता है। तो एक दिन में आप एक चैप्टर रखिएगा। अब हम आपको ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बता गए। अब इसका डीपीपी आज तो बच्चों नहीं, अगले क्लास से पक्का मिलने लगेगा, है ना? इसका डीपीपी आपको मिलेगा 10-15 गेस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। 1 मिनट बाद मीटिंग खत्म होने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी सब बात बोल रहे हैं। 2021 के लिए गेस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बीवीआई टाइप के बातों सबको हम आपको एक पेपर पे टाइप करके या लिख करके भेजेंगे। आपको उस दिन बस उतना ही बना करके हमसे डाउट डिस्कस कर लेना है, पूछ लेना है, बता देना है। आपका मैथ्स का काम एक दिन का खत्म, बाकी सब्जेक्ट पे आप भिड़े रहना है। तो बस बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहिएगा। अगले दिन से एग्जाम खत्म, हम लोग अब रेगुलर बेसिस पे आप लोग का क्लास प्रतिदिन बेसिस पे लगाने वाले हैं। आप तैयार रहिएगा। अभी हम जैसे आज दोपहर में आप लोग को कॉल करेंगे फ्री होकर के, ठीक है बच्चों? कि आपका